हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन इस वीडियो में जो अपना मेजर सब्जेक्ट है हिंदी, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी सब्जेक्ट में अपन ने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते थे, लेकिन अपन इस सब्जेक्ट के हर यूनिट पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से पूरे इस सब्जेक्ट को कवर कराने का प्रयास करूँगा मैं। बाद में आप जैसा प्यार देंगे उसी के अनुसार लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी क्लास, हिंदी में तो थ्योरी क्लास क्या ही आएंगी कि जो समरी है, जो चैप्टर हैं, कहानियाँ हैं, वो सारांश मैं आपको प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। बिना समय गंवाए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच की सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय रंगमंच की सबसे पुरानी परंपरा संस्कृत नाटक है। इसकी प्रमुख विशेषता नियमों का पालन करना, श्रृंगार, वीर, करुणा आदि रस हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित संरचना और पात्रों के लिए निश्चित भाषा का प्रयोग थी। इसमें नटी और सूत्रधार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का भारतीय रंगमंच के विकास में क्या योगदान है? तो नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है। इसने रंगमंच के नियम, अभिनय के प्रकार जैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, रस सिद्धांत और नाट्य मंडप के निर्माण जैसे पहलुओं को व्यवस्थित किया है। यह आज भी शास्त्रीय नाट्य परंपराओं का आधार है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रथम है जो सभी नाटकों की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच में मूल अंतर क्या है? तो भारतीय रंगमंच में आध्यात्मिकता, प्रतीकात्मकता और रस सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जबकि पाश्चात्य रंगमंच यथार्थवाद, त्रासदी और कॉमेडी पर आधारित रहा है। भारतीय रंगमंच में कथा के माध्यम से जीवन के दर्शन को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पाश्चात्य में व्यक्ति और समाज के संघर्ष को उजागर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनानी रंगमंच के 3 प्रमुख विधाएं कौन सी थी? उनमें क्या अंतर था? तो यूनानी रंगमंच की 3 प्रमुख विधाएं त्रासदी, कॉमेडी और सटायर प्ले थी। त्रासदी में नायक का पतन, भाग्य और विधाता का संघर्ष दिखाया जाता था। कॉमेडी में सामाजिक बुराइयों का हास्य के माध्यम से कटाक्ष किया जाता था और सटायर प्ले में देवता और नायकों का मजाक उड़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनर्जागरण काल के दौरान पाश्चात्य रंगमंच में क्या बदलाव आई? तो पुनर्जागरण काल में धार्मिक नाटकों का स्थान धर्मनिरपेक्ष नाटकों ने ले लिया। शेक्सपियर जैसे महान नाटककारों ने मानव भावनाओं और चरित्रों को गहराई से चित्रित किया। रंगमंच की कला में मंच सज्जा, वेशभूषा और अभिनय में यथार्थवाद का समावेश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक क्यों कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना करके और बांग्ला तथा संस्कृत नाटकों का अनुवाद करके हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय विषयों को अपने नाटकों में स्थान दिया, जिससे हिंदी नाटक आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, भारतेंदु युग के नाटकों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो भारतेंदु युग के नाटकों की मुख्य विशेषताएं सामाजिक चेतना, राष्ट्रवाद की भावना, धार्मिक आडंबरों पर व्यंग्य करना और आधुनिक जीवन की समस्याओं को चित्रण करना था। इन नाटकों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया और ये नाटक दर्शकों को सीधे प्रभावित करने में सक्षम थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक
पुनरुत्थान पर आधारित थी। इनमें राष्ट्रीय चेतना, प्रेम, त्याग और बलिदान की उच्च आदर्शों का चित्रण मिलता है। उनके नाटक कविता में भाषा, प्रतीकात्मकता और मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी एकांकी का उद्भव कैसे हुआ? तो हिंदी एकांकी का उद्भव 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुआ। पश्चिमी एकांकी के प्रभाव से हिंदी में भी एक अंक वाले नाटकों की रचना शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन की किसी एक घटना या भावना को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट क्यों कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी को एक सशक्त विद्या के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर कई सफल एकांकियों की रचना की। उनके एकांकियों में नाटकीयता, रोचकता और चरित्र चित्रण की गहराई होती है, जिसे उन्हें एकांकी सम्राट की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? तो नाटक कई अंकों और दृश्यों में विस्तृत होता है, जिसमें कई पात्र और घटनाओं की जटिलता होती है। एकांकी एक ही अंक में लिखी जाती है, जिसमें एक ही घटना या भावना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एकांकी की भाषा अधिक संक्षिप्त और प्रभावशाली होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारसी थिएटर का हिंदी रंगमंच पर क्या प्रभाव पड़ा? पारसी थिएटर ने हिंदी रंगमंच को लोकप्रिय बनाया। इसमें भव्य मंच सज्जा, संगीत, गीत और रोमांचक कथाओं पर जोर दिया जाता था। यद्यपि इसका कलात्मक स्तर ऊंचा नहीं था, इसने हिंदी भाषी दर्शकों में रंगमंच के प्रति रुचि जगाई और व्यावसायिक नाटकों की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक हिंदी रंगमंच में मोहन राकेश का क्या योगदान है? तो मोहन राकेश ने हिंदी नाटक को आधुनिक संवेदना से जोड़ा। उनके नाटकों में मध्य वर्ग की कुंठा, अकेलापन और संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे जैसे नाटकों ने हिंदी नाटक को एक नई ऊंचाई दी। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, नुक्कड़ नाटक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो नुक्कड़ नाटक एक गैर व्यावसायिक और जनोन्मुखी रंगमंच विद्या है, जो सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना मंच और भव्य सजा के प्रस्तुत की जाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनमें चेतना जगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, भारतेंदु से पूर्व के हिंदी नाटकों की स्थिति कैसी थी? तो भारतेंदु से पूर्व हिंदी में नाटकों की परंपरा बहुत ही सशक्त नहीं थी, यानी कमज़ोर थी, इतनी काम चला हुई थी। कुछ अनुवादित नाटक और लोक नाट्य शैलियाँ ही प्रचलित थी। हनुमान नाटक जैसे भक्ति परक और जानकी मंगल जैसे लोक नाट्य रूप थे, लेकिन इनमें आधुनिक नाटक जैसे संरचना और उद्देश्य का भाव था। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, आषाढ़ का एक दिन नाटक की विषय वस्तु क्या है? तो मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसमें प्रेम, त्याग, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा के बीच द्वंद्व को चित्रित किया गया है। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने गांव, प्रेम और अपनी पहचान को छोड़कर महान बनने के लिए संघर्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एकांकी के विषय में भुवनेश्वर प्रसाद का क्या स्थान है? तो भुवनेश्वर प्रसाद ने हिंदी एकांकी का आधुनिकता प्रदान की। उनके एकांकी में यथार्थवाद, मनोविज्ञान, विश्लेषण और सामाजिक विसंगतियों का तीखा व्यंग्य मिलता है। उन्होंने पारंपरिक विषयों से हटकर आधुनिक जीवन की जटिलताओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाश्चात्य रंगमंच में त्रासदी का क्या अर्थ है?
तो पाश्चात्य रंगमंच में त्रासदी एक ऐसी नाट्य विद्या है जिसमें नायक का पतन दिखाया जाता है। यह पतन उसकी अपनी गलतियों, भाग्य या परिस्थितियों के कारण होता है। एरिस्टोटल के अनुसार इसका उद्देश्य दर्शकों में करुणा और भय की भावना जगाकर उनका भाव शुद्धिकरण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, हिंदी रंगमंच में सिनेमा के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा? तो सिनेमा के आगमन से व्यावसायिक हिंदी रंगमंच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दर्शकों का रुझान सिनेमा की ओर बढ़ गया, जिससे कई पारसी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। हालांकि इसने नुक्कड़ नाटक और प्रयोगात्मक नाटकों को बढ़ावा दिया, जो व्यावसायिक दबाव से मुक्त होकर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित थे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपनी 20 नहीं 20 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किसी एक नाटक का नाम लिखें और उसकी विषय वस्तु के बारे में बताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी है। यह एक प्रहसन कॉमेडी है जिसमें एक ऐसे राजा की कहानी है जो मूर्खतापूर्ण और मनमानी नीतियाँ बनाता है। नाटक में तत्कालीन ब्रिटिश शासन की अव्यवस्था और न्यायहीनता का व्यंग्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, हिंदी एकांकी का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी एकांकी का उद्देश्य किसी एक घटना, भावना या चरित्र के एक पहलू को गहराई से प्रस्तुत करना है। यह नाटक की तुलना में कम समय में अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कहने में सक्षम होती है। इसका लक्ष्य जीवन के किसी एक सूक्ष्म पहलू को उजागर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक हिंदी नाटक में यथार्थवाद का क्या महत्व है? तो आधुनिक हिंदी नाटक में यथार्थवाद का महत्व बढ़ा है क्योंकि नाटककारों ने जीवन की वास्तविक समस्याओं, सामाजिक असमानताओं और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को चित्रित करना शुरू किया है। इसके माध्यम से नाटक केवल मनोरंजन का साधन न होकर समाज का दर्पण भी बन रहे हैं, यानी समाज की असलियत भी दिखाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या हिंदी एकांकी पर पश्चिमी एकांकी का प्रभाव पड़ा है? स्पष्ट करें। तो भाई आपको भी पता है, पड़ा ही होगा, है ना। खान पान पर, वस्त्र पर, सब पे पड़ गया, तो इस पर नहीं पड़ा होगा। तो उत्तर है हाँ, हिंदी एकांकी पर पश्चिमी एकांकी का गहरा प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी एकांकी में जीवन के किसी एक क्षण को पकड़ उसे गहराई से प्रस्तुत किया जाता था। इसी शैली को हिंदी एकांकी ने भी अपनाया है। अब ये चिड़िया थोड़ा सा वजन कर रही है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं? चलो छोड़ो। भुवनेश्वर प्रसाद जैसे नाटककारों ने इस शैली को हिंदी में लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रंगमंच में रस सिद्धांत की क्या भूमिका है? तो भारतीय रंगमंच में रस सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। भरतमुनि के अनुसार रस ही नाटक की आत्मा होती है। रस सिद्धांत के अनुसार नाटक का मुख्य उद्देश्य दर्शकों में मन, प्रेम, हास्य, करुणा, क्रोध आदि भावों को जगाना है, जिससे उन्हें एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति हो। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश ने किस समस्या को उठाया है? तो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय परिवार के विघटन और पत्नी पत्नी के संबंधों को, उनकी जटिलता को उठाया है। इसमें पति पत्नी दोनों की कुंठा, अकेलापन और एक दूसरे के प्रति असंतोष को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ऐसे करके जो अपनी यूनिट 1 है, इस पर अपन ने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। 4 यूनिट होंगी तब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो निचोड़ होगी पूरे सिलेबस का। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा इसकी। और कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट के माध्यम से मेरे को सजेस्ट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखना। इसी के अनुसार मैं आगे की क्लास भी लेके आऊँगा। धन्यवाद। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। पिछले वीडियो में अपन ने हिंदी लिटरेचर पर जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी उस पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे अपन। आज इस वीडियो में यूनिट 2 पर
25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बाद में मैं 20-20 नंबर वाले 400 शब्दों में 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो भी आज ही अपलोड कर दूँगा शाम को ही। वीडियो बहुत लेट आया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से काम मेरे को भी करने पड़ते हैं। लेकिन अब आ गए हूँ तो फास्ट वीडियो डाल दूँगा आपको। ये PDF, ये कंटेंट, और ये तो पहले तैयार कर लिया था, बस ये वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। चलो बिना समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु क्या है? तो यह नाटक बोधकालीन कहानी पर आधारित है, जिसमें गौतम बुद्ध के चचेरे भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी के माध्यम से दो विपरीत जीवन दर्शनों का द्वंद्व है वो दिखाया गया है। एक और भौतिक सुख और सौंदर्य का आकर्षण है, तो दूसरी ओर त्याग, आध्यात्मिकता और वैराग्य का मार्ग है। यानी गौतम बुद्ध तो त्याग के मार्ग पर, आध्यात्मिकता के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं। दूसरी ओर उनका भाई है, वो सुख सुविधा की ओर मन लगता है उसकी ओर आकर्षण है। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वैराग्य का जीवन अपनाऊं या इस संसार की मोह माया में फंस जाऊं। बस इसी पर एक नाटक है, कहानी है एक तरीके से, लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटक में नंद किस मानसिक द्वंद से गुजरता है? तो नंद अपनी सुंदरी के मोह और गौतम बुद्ध के वैराग्य मार्ग के बीच फंसा हुआ है। वह एक और सुंदरी के प्रेम और भौतिक सुख को छोड़ना नहीं चाहता, वहीं दूसरी ओर गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर आध्यात्मिक शांति की ओर आकर्षित होता है। यह द्वंद ही नाटक का केंद्रीय विषय है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरी का चरित्र नाटक में किस प्रकार चित्रित किया गया है? तो सुंदरी अत्यंत रूपवती, महत्वाकांक्षी और अपने पति के प्रेम पर अधिकार रखने वाली स्त्री है। वह अपनी सुंदरता और प्रेम के बल पर नंद को अपने पास रखना चाहती है, लेकिन अंततः वह अपने अकेलेपन और असहायता को स्वीकार करती है जब नंद वैराग्य की ओर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, नाटक में गौतम बुद्ध की क्या भूमिका है? तो नाटक में गौतम बुद्ध मंच पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, लेकिन उनकी उपस्थिति और प्रभाव सर्वत्र है, एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जिनका वैराग्य और त्याग का दर्शन नंद और सुंदरी के जीवन को प्रभावित करता है। बुद्ध की प्रेरणा ही नंद के द्वंद्व का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लहरों के राजहंस नाटक का शीर्षक प्रतीकात्मक रूप से क्या दर्शाता है? तो नाटक का शीर्षक नंद की स्थिति का प्रतीक है। नंद एक ऐसे राजहंस है जो संसार की लहरों में फंसा हुआ है। वह उड़ान भरना चाहता है, लेकिन मोह उसे बांधे रखता है। यह शीर्षक जीवन के मोह और त्याग की द्वंद्व को दर्शाता है। मेरे को लगता नहीं कि अगर इस लहरों के राजहंस पर कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया कि क्या बताना है आपको, है ना, क्या कहानी चल रही है। एक तरफ नंद है जो गौतम बुद्ध का भाई है। गौतम बुद्ध पहले राजकुमार हुआ करते थे सिद्धार्थ नाम से, लेकिन बाद में उन्होंने मोह माया छोड़ दी, वैराग्य का जीवन अपना लिया। इधर उनका भाई सोच रहा है कि मैं भी वैराग्य का जीवन अपना लूँ या इस आकर्षण में फंसा रहूँ, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि भाई मेरे को वैराग्य का ही जीवन अपनाना है, तो फिर वहीं चले जाते हैं, वो वही अपना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस नाटक में नंद और सुंदरी के संबंधों की जटिलता को कैसे दर्शाया गया है? तो नंद और सुंदरी का संबंध केवल प्रेम का नहीं है, बल्कि उसमें अधिकार, मोह और असुरक्षा का भी भाव है। सुंदरी अपने प्रेम के माध्यम से नंद को अपने पास में रखना चाहती है, जबकि नंद उसके प्रेम से बंधकर भी मुक्ति की तलाश कर रहा है। यह संबंध की जटिलता नाटक का महत्वपूर्ण अंग है। अब जल्दी करता हूँ ना, तो बीच में ऐसे
बीच में जो अपनी आवाज़ है वो लड़खड़ा जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लहरों के राजहंस का मंचन की दृष्टि से क्या महत्व है? तो यह नाटक अपनी मनोवैज्ञानिक गहराई, प्रतीकात्मकता और भाषा की काव्यता के कारण मंचन के लिए चुनौतीपूर्ण है। पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को मंच पर व्यक्त करना कठिन होता है, लेकिन सफल मंचन इसे एक प्रभावशाली अनुभव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटक में नंद की वैराग्य और प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो नंद की वैराग्य और प्रवृत्ति का मुख्य कारण गौतम बुद्ध का प्रभाव और शिवों के जीवन में भौतिक सुखों की क्षणभंगुरता का एहसास है। उसे लगता है कि सुंदरी का प्रेम और राजसी सुख उसे आंतरिक शांति नहीं दे सकते, यानी मन की शांति नहीं मिल रही उसको। ये तो क्षण भर है, ये सुख तो, भौतिक सुख तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या सुंदरी नाटक की खलनायिका है? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अब ये खलनायिका है क्या? नहीं, सुंदरी खलनायिका नहीं है। अरे भाई सुंदर है, खलनायिका कैसी हो सकती है ना? अरे नहीं, खलनायक खलनायक होता है, वो काला हो गोरा हो कुछ भी हो, खलनायक खलनायक होता है। वह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति से प्रेम करती है और अपने पास रखना चाहती है उसे। उसकी महत्वाकांक्षा और मोह स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। वह अपने अंतर्द्वंद से भी जूझती है, जिसे वह एक जटिल और सहानुभूतिपूर्ण चरित्र बनाती है। कि भाई वो खलनायिका नहीं है, वो बस उसे अपने पास रखना चाहती है, अकेलेपन से परेशान है वो। नाटक की भाषा और शैली पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? तो लहरों के राजहंस की भाषा काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और संवादों में नाट्यिकता से परिपूर्ण है। इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जो नाटक की बोधकालीन पृष्ठभूमि के अनुकूल है। संवादों के माध्यम से पात्रों की मानसिक स्थिति को गहराई से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या यह नाटक ऐतिहासिक है? यह नाटक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है, यानी घटना पर आधारित है, लेकिन ये ऐतिहासिक नाटक नहीं है। मोहन राकेश ने बुद्ध के कालखंड को आधार बनाकर नंद और सुंदरी के आंतरिक द्वंद्व, उनके संबंधों और मानवीय मनोविज्ञान को केंद्र में रखा है। यह एक आधुनिक संवेदनशीलता वाला नाटक है, यानी कि जो बुद्ध का इतिहास है वो वास्तव में वास्तविक है, लेकिन जो ये नाटक है ये केवल कल्पना पर आधारित है ना? ये वास्तविक नहीं है, ये कोई घटना पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंधकार विजय और आलोक विजय के प्रतीक नाटक क्या दर्शाते हैं? अंधकार विजय और आलोक विजय के प्रतीक नाटक में क्या दर्शाते हैं? नाटक में अंधकार विजय भौतिक सुख सुविधाओं और मोह का प्रतीक है, जिस पर सुंदरी का प्रभुत्व है। आलोक विजय वैराग्य, ज्ञान और आंतरिक शांति का प्रतीक है, जिसे गौतम बुद्ध दर्शाते हैं। नंद इन दोनों विजयों के बीच फंसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंद और सुंदरी के बीच तनाव का क्या कारण है? तो उनके बीच तनाव का मुख्य कारण नंद का वैराग्य की ओर झुकाव है। सुंदरी नंद को सिर्फ अपना बनाना चाहती है, अपना मानती है। वह नंद की प्रवृत्ति को अपने प्रेम की हार मानती है। यह उनके बीच लगातार संघर्ष और तनाव पैदा करता है। आज आवाज़ ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अपन लेट हो गए हैं। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाटक में अलका का चरित्र क्या दर्शाता है? तो अलका सुंदरी की दासी है, जो उसे नंद के विचारों और बुद्ध की गतिविधियों से अवगत कराती है। अलका एक तरह से सुंदरी की प्रतिध्वनि के रूप में काम करती है। वह सुंदरी के संदेह और असुरक्षा को गहरा करती है, जिससे कहानी आगे बढ़ती है। पूछ लेगा भाई अलका कौन है, तो याद रखना अलका एक दासी है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
नाटक का अंत किस प्रकार होता है? तो नाटक के अंत में नंद पूरी तरह से वैराग्य मार्ग पर जाने का निर्णय लेता है। वह सुंदरी को छोड़ देता है। सुंदरी को अकेलेपन का एहसास होता है। वह अपने अकेलेपन और निर्यात को स्वीकार करती है। यह अंत एक दुखद है परंतु प्रभावशाली अंत है। यानी कि लास्ट में अपन को ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ अलग हो गया, सब कुछ बिछड़ गया, नंद तो वैराग्य जीवन में चला गया। लेकिन ये दुख दे रहा है पर अच्छा है, एक प्रभावशाली अंत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लहरों के राजहंस में स्त्री पुरुष संबंधों का कौन सा नया आयाम प्रस्तुत किया गया है? तो यह नाटक स्त्री पुरुष संबंधों को केवल प्रेम और वासना की धरातल पर नहीं देखता, बल्कि इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिकता और आत्मिक खोज को भी शामिल किया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा उसके संबंधों को प्रभावित करती है, यानी कि मनोभाव की स्थिति कैसी है। ये नहीं है कि भाई भौतिक सुख दिख रहे हैं, आंतरिक सुख, मन का सुख के लिए काम किया जा रहा है। नाटक में सुंदरी के सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो सुंदरी का सौंदर्य नाटक में उसके चरित्र का एक अभिन्न अंग है। वह अपने रूप और साज सज्जा के माध्यम से नंद को मोहित करती है और बांधे रखना चाहती है। उसका सौंदर्य उसके अहंकार, असुरक्षा और अधिकार की भावना का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या नंद को एक कमजोर चरित्र माना जा सकता है? नहीं, नंद को कमजोर चरित्र नहीं माना जा सकता, बल्कि द्वंद्वग्रस्त चरित्र माना जा सकता है। वह एक सामान्य व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच फंसा हुआ है। उसकी दुविधा और निर्णय लेने में असमर्थता उसे एक यथार्थवादी और मानवीय चरित्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाटक में पत्तल और अग्नि जैसे प्रतीकों का क्या अर्थ है? तो पत्तल राजहंस के पैरों का निशान नंद के भौतिक जीवन और उसके बंधनों का प्रतीक है। अग्नि जिसे सुंदरी प्रज्वलित करती है उसके प्रेम और वासना का प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से नाटक में एक गहरा अर्थ पैदा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लहरों के राजहंस के संवादों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस नाटक के संवाद अत्यंत काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और भावपूर्ण है। ये संवाद केवल कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि पात्रों के आंतरिक द्वंद्व, उनकी भावनाओं और उनके चरित्र को गहराई से व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बीच में अपन को ये दो केस भाई परेशान कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक संदर्भ में यह नाटक कितना प्रासंगिक है? तो यह नाटक आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह जीवन के भौतिक गुण और आध्यात्मिक शांति के बीच द्वंद्व को दर्शाता है, जो आधुनिक मनुष्य के जीवन की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। व्यक्ति आज भी इन दोनों रास्तों के बीच फंसा हुआ है, यानी कि आज भी ये नाटक देखा जाए तो वास्तविक रूप से आज भी इन्हीं द्वंद्व में फंसे हुए हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाटक में अंधकार का क्या महत्व है? तो अंधकार नाटक में मोह, अज्ञानता, असुरक्षा और भौतिक जीवन की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। सुंदरी अपने राजमहल के अंधकार में बैठी हुई है, जो उनके जीवन में आने वाले वैराग्य के अंधकार को भी संकेत है, यानी उसका अंधकार का संकेत है ये सब। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या सुंदरी नाटक में कोई विकास दिखाती है? हाँ, नाटक के अंत में सुंदरी के चरित्र में विकास होता है। वह नंद के जाने के बाद भी अपनी स्थिति को स्वीकार करती है। उसका अहंकार टूटता है। वह अपने अकेलेपन और भाग्य को स्वीकार करके एक नई मानसिक अवस्था में पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लहरों के राजहंस के मंचन की क्या चुनौतियाँ हैं? तो इस नाटक के सफल मंचन के लिए पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को व्यक्त करना, प्रतीकात्मकता को दर्शाना, काव्यात्मक भाषा को संवादों में जीवित रखना बड़ी चुनौतियाँ हैं। मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था को भी प्रतीकात्मक के अनुकूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस नाटक का हिंदी नाटक साहित्य में क्या स्थान है? तो लहरों के राजहंस को हिंदी नाटक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह आधुनिक हिंदी नाटक की एक महत्वपूर्ण रचना है
जो अपनी मनोवैज्ञानिक गहराई, प्रतीकात्मकता और भाषा की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इसने हिंदी नाटक को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया है। कुल मिलाकर बीच बीच में बहुत से आवाज़ आई होंगी, आपको डिस्टर्ब होंगे अपन। ये जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो अपन को शुरू में अगर इसका सारांश समझना चाहिए तो लहरों की राजहंस में ऐतिहासिक घटनाओं को थोड़ा सा पात्रों के रूप संयोजन करके उसका एक नाटक बनाया गया है, जिसमें एक तरफ गौतम बुद्ध है, एक तरफ उनका भाई है नंद, और उनकी पत्नी है सुंदरी, और उनकी दासी है अलका। जो नंद है वो कंफ्यूज है कि भाई मैं ये भौतिक सुविधा को त्यागूं या न त्यागूं, वैराग्य का जीवन अपनाऊं या न अपनाऊं। बाद में वो वैराग्य की ओर चले जाते हैं। जो अलका दासी है वो एक तरीके से जो सुंदरी है उसी का प्रतीक है कि भाई कुछ भी कहना है तो वो अलका को कह देगी। अलका उसकी जो नंद है उसका ध्यान रखती है कि वो क्या कर रहा है, किस ओर चल रहा है। यही नाटक है। फिर ऐसे करके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, जिसमें कुछ कुछ तो अपन ने समझा। भाई 15-20 मिनट में इतना ही होता है, और तो क्या ही बता दूँ मैं। अरे मैं भी 15-20 मिनट में ही बना रहा हूँ। दिन का 15-20 मिनट अलग से देता तो उसमें और अच्छा वीडियो क्वालिटी में भी और ऑडियो में थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस आता। लेकिन कोई नहीं, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं डाल रहा हूँ वीडियो, देखते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, है ना। आ रही है PDF जल्दी जल्दी। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। पिछले वीडियो में हिंदी लिटरेचर पर सेकंड यूनिट पर अपन ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज यूनिट 3 पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। बिना समय गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी उत्सर्ग की विषय वस्तु क्या है? तो उत्सर्ग एकांकी आधुनिक जीवन में व्याप्त अकेलापन, यथार्थता और प्रेम संबंधों की निरर्थकता को दर्शाती है। यह शहरी जीवन के कृत्रिम माहौल और मानवीय भावनाओं के खोखलेपन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती है। एकांकी में पात्रों के बीच संवादों का अभाव है, उनके मन में चल रहे द्वंद्व को उजागर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबरिंग में तो थोड़ी दिक्कत हो गई है। एकांकी का शीर्षक उत्सर्ग क्यों रखा गया है? तो उत्सर्ग का अर्थ है बंजर भूमि। यह शीर्षक एकांकी के पात्रों के जीवन और उनके संबंधों की बंजरता का प्रतीक है। पात्रों के जीवन में प्रेम, भावनाएं और उद्देश्य का अभाव है। उनका जीवन एक उत्सर्ग भूमि की तरह है जहाँ कुछ भी सार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्सर्ग एकांकी की भाषा और शैली पर टिप्पणी करें। तो इस एकांकी की भाषा प्रतीकात्मक और व्यंजनापूर्ण है। संवाद छोटे और बिखरे हुए हैं जो पात्रों की मानसिक अलगाव को दर्शाती हैं। एकांकी की जीवन शैली पारंपरिक नाटकों से अलग है। इसमें पश्चिमी एकांकी के यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में पात्रों के बीच संवादों का अभाव क्यों है? तो पात्रों के बीच संवादों का अभाव उनके आपसी अलगाव और अकेलेपन को दर्शाता है। वे एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत दूर हैं। उनकी आंतरिक द्वंद्व और भावनाओं को संवादों के बजाय क्रियाओं और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्सर्ग का हिंदी एकांकी के विकास में क्या योगदान है? तो उत्सर्ग ने हिंदी एकांकी को एक नई दिशा दी है। इसने पारंपरिक यथार्थवाद से हटकर मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक यथार्थवाद की नींव रखी है। भुवनेश्वर को हिंदी में आधुनिक विचार प्रधान एकांकी का जनक माना जाता है, जिन्होंने हिंदी एकांकी को पश्चिमी एकांकी की आधुनिकता से परिचित करवाया है। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, मकड़ी का जाला एकांकी का केंद्रीय विषय क्या है? तो मकड़ी का जाला एकांकी में मानवीय संबंधों के खोखलेपन और समाज में व्याप्त स्वार्थ को चित्रित किया गया है। एकांकी एक ऐसे परिवार की कहानी कहती है
जहाँ हर सदस्य अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये संबंध एक मकड़ी के जाले की तरह रहते हैं, जहाँ सब उलझे रहते हैं। समझ गए होंगे, कहानी के नाम से समझ गए होंगे आप। एकांकी का शीर्षक मकड़ी का जाला क्या दर्शाता है? तो यह शीर्षक एकांकी के केंद्रीय भाव का प्रतीक है। मकड़ी का जाला एक ऐसा जाल है जिसमें सब फंस जाते हैं। इसी तरह एकांकी के पात्र भी स्वार्थ, झूठ और दिखावे के जाल में फंसे हुए हैं। यह जाला एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन अपना, एकांकी में पर्दा का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? तो एकांकी में पर्दा पात्रों के दिखावटी और झूठे जीवन का प्रतीक है। वे बाहरी दुनिया के सामने एक आदर्श परिवार का ढोंग करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके संबंध स्वार्थ और षड्यंत्रों से भरी हुई हैं। पर्दा उनके आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच के अंतर को दर्शाता है। एकांकी में चित्रित परिवार की क्या विशेषता है? तो एकांकी में चित्रित परिवार आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। पिता, पुत्र और बहू सभी अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और केवल अपने लाभ के लिए संबंधों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जगदीश चंद्र माथुर ने मकड़ी का जाला के माध्यम से समाज में क्या व्यंग्य किया है? तो माथुर ने इस एकांकी के माध्यम से आधुनिक समाज के खोखलेपन, नैतिकता के पतन और स्वार्थ पर आधारित मानवीय संबंधों पर गहरा व्यंग्य किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे दिखावे और झूठ के कारण सच्चे प्रेम और विश्वास का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन अपना, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का केंद्रीय भाव क्या है? तो यह एकांकी मुगल सम्राट औरंगजेब के जीवन के अंतिम क्षणों पर आधारित है। इसमें सत्ता, साम्राज्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच द्वंद्व को दिखाया गया है। औरंगजेब अपने लिए फैसलों, क्रूरता और धार्मिक कट्टरता पर पश्चाताप करता है। अगला क्वेश्चन अपना, औरंगजेब का चरित्र इस एकांकी में किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? तो एकांकी में औरंगजेब को एक क्रूर, कट्टर और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसने सत्ता के लिए अपने भाई, पिता सबकी हत्या कर दी। लेकिन अपने आखिरी रात में वह पश्चाताप और अपराध बोध से घिरा हुआ है, जो उसके चरित्र के दूसरे पक्ष को उजागर करते हैं। एकांकी में औरंगजेब के पश्चाताप का कारण क्या है? तो औरंगजेब का पश्चाताप का मुख्य रूप से अपनी क्रूरता और अपने परिवार के प्रति किए गए अन्याय के कारण है। उसे यह एहसास होता है कि उसने जिस सत्ता के लिए सब कुछ त्याग दिया वह भी क्षणभंगुर है। उसे अपने पुत्रों और पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा का भी अफसोस है। एकांकी में रोशनी और अंधेरे का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? तो एकांकी में अंधेरा औरंगजेब के पश्चाताप, अपराध बोध और उसके जीवन की कड़वी सच्चाई का प्रतीक है। रोशनी उसकी पुत्री जेबुनिसा द्वारा लाई जाती है, जो उसके हृदय में थोड़ी बहुत मानवीयता और प्रेम को दर्शाती है। यह प्रतीक उसके जीवन के दो पक्षों को दर्शाता है। एकांकी में जेबुनिसा की क्या भूमिका है? जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री है, जो अपने पिता से प्रेम करती है, लेकिन उसके फैसलों से असहमत भी है। वह औरंगजेब के पश्चाताप को समझने वाली एकमात्र व्यक्ति है। वह एकांकी से प्रेम, त्याग और मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एकांकी में प्रेम करती है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्सर और औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में क्या भिन्नता है? उत्सर एकांकी आधुनिक जीवन और मनोविज्ञान पर केंद्रित है, जबकि औरंगजेब की आखिरी रात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। उत्सर में पात्रों का आंतरिक द्वंद्व अधिक है, जबकि औरंगजेब में ऐतिहासिक घटनाओं और पश्चाताप का चित्रण प्रमुख है। भुवनेश्वर को एकांकी में असंगति बोध का जनक क्यों कहा जाता है? तो भुवनेश्वर ने अपनी एकांकियों में जीवन की निरर्थकता, मूल्य के पतन और मानवीय संबंधों की असंगति को चित्रित किया है।
उनकी एकांकी में पात्र एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं लगते। जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है उनकी एकांकी में, जो असंगति बोध का एक प्रमुख लक्षण है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी, रीढ़ की हड्डी और मकड़ी का जाला में क्या समानता है? दोनों एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने सामाजिक विसंगति और दिखावे पर व्यंग्य किया है। रीढ़ की हड्डी में उन्होंने विवाह के लिए स्त्री को वस्तु समझने की मानसिकता को उजागर किया है, जबकि मकड़ी का जाला में उन्होंने रिश्तों के खोखलेपन को दर्शाया है। अपना अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट क्यों कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी को एक सशक्त विद्या के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर कई सफल एकांकियों की रचना की, जिनमें नाट्यता, रोचकता और चरित्र चित्रण की एक गहराई होती है। एकांकी में पात्रों की क्या सीमित क्यों रखी जाती है? एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित क्यों रखी जाती है, ये है अपना क्वेश्चन। तो एकांकी का उद्देश्य किसी एक घटना या भावना पर ध्यान केंद्रित करना होता है। पात्रों की सीमित संख्या से कहानी में बिखराव नहीं आता और दर्शक आसानी से पात्रों और उनके आंतरिक द्वंद से जुड़ पाते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या है और उसकी क्या भूमिका है? तो औरंगजेब की पुत्री का नाम जेबुनिसा है। वह अपने पिता के कठोर स्वभाव के बावजूद उनसे प्रेम करती है। वह अपने पिता की मनस्थिति को समझती है और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती है। वह एकांकी में प्रेम और दया का प्रतीक है। एकांकी मतलब कि एक कहानी एक पात्र पर, यानी कि एक दशा पर, एक घटना पर बोध करती है, उसे एकांकी कहते हैं, है ना। भुवनेश्वर की एकांकियों पर किस पश्चिमी लेखक का प्रभाव दिखता है? तो भुवनेश्वर की एकांकियों पर मुख्य रूप से पश्चिमी यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक एकांकी लेखकों, विशेषकर इब्सन और स्ट्रीटबर्ड का प्रभाव दिखता है। उन्होंने पश्चिमी एकांकी की तरह ही मानव मनोविज्ञान और आंतरिक द्वंद को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया है। मकड़ी का जाला एकांकी में स्वार्थ की क्या भूमिका है? एकांकी में स्वार्थ ही संबंधों का आधार है। परिवार का हर सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक दूसरे का साथ रहता है। पिता और पुत्रों दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, जिससे उनके संबंध खोखले हो जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एकांकियों के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एकांकियों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सत्ता और शक्ति अस्थायी है, जबकि मानवीय मूल्य और नैतिकता स्थायी होती हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे क्रूर और शक्तिशाली शासक भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पश्चाताप करता है। इन एकांकियों का हिंदी एकांकी के विकास में क्या योगदान है? तो ये तीनों एकांकी हिंदी एकांकी के विकास की विभिन्न दिशाओं को दर्शाती हैं। उत्सर ने मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, मकड़ी का जाला ने सामाजिक व्यंग्य और औरंगजेब की आखिरी रात ने ऐतिहासिक और भावनात्मक गहराई को एकांकी विद्या में शामिल किया है, जिससे हिंदी एकांकी समृद्ध हुई है। फास्ट चल रहे हैं, इस कारण से आपको लग रहा होगा 5 क्वेश्चन ही नहीं हुए हर एक चैप्टर पर जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ मैं। लगे रहो, पढ़ते रहो, पीडीएफ डालता हूँ जल्दी में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। हिंदी साहित्य पर अपन यूनिट 1, 2, 3 को डिस्कस कर लिया था। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज अपनी जो यूनिट 4 है, इस पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। मेरे को लगता है अगर वो 100 क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, अगर सही से समझ में आ जाते हैं, तो आप पास तो हो जाएंगे। बाकी मैं समय रहा और आपने अच्छा प्यार दिया तो 20 नंबर वाले 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। बिना समय गंवाए स्टार्ट कर देते अपन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर गंठे भरे एकांकी की विषय वस्तु क्या है? तो यह एकांकी आधुनिक शहरी जीवन में व्याप्त अकेलापन,
मानवीय संबंधों के खोखलेपन और प्रेम की निरर्थकता को दर्शाती है। इसमें दो पात्रों के माध्यम से संबंधों की जटिलता, प्रेम और वासना के बीच द्वंद्व और संवादहीनता की समस्या को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, एकांकी का शीर्षक हरी घास पर घंटेवर क्या दर्शाता है? हरी घास पर घंटेवर, ये क्या नाम है? हाँ भाई, नाम है। शीर्षक शहरी जीवन की कृत्रिमता कृत्रिमता के बीच प्रतीक और मानवीय संबंधों की सहजता की तलाश का प्रतीक है। हरी घास पर बिताया गया एक घंटा शहरी जीवन के तनाव और दबाव से मुक्ति का क्षण है, लेकिन यह मुक्ति भी क्षणिक और अधूरी है, क्योंकि पात्र अपने आंतरिक द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, एकांकी के पात्रों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो एकांकी के पात्र अपने अपने जीवन में अधूरे और एकाकी हैं। उनके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि आधुनिक जीवन में सुविधाएं तो हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। प्रेम और संबंध केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित रह गए हैं, जिससे जीवन में एक गहरा खालीपन है। इस एकांकी की भाषा और संवादों की क्या विशेषता है? तो एकांकी की भाषा काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और व्यंजनापूर्ण है। संवाद छोटे, बिखरे हुए और कहीं कहीं अधूरे हैं, जो पात्रों के मन में चल रहे द्वंद्व और उनके बीच की संवादहीनता को दर्शाते हैं। ये संवाद पात्रों की मानसिक अवस्था को व्यक्त करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरी घास पर घंटेवर का हिंदी एकांकी साहित्य में क्या स्थान है? तो यह एकांकी हिंदी में आधुनिक मनोविज्ञान और प्रतीकात्मक एकांकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें पारंपरिक एकांकी के यथार्थवाद से हटकर मानव मन की जटिलताओं और संबंधों के खोखलेपन को चित्रित किया गया है, जिससे हिंदी एकांकी को एक नई दिशा मिली है। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कहानी तो पता चलेगी नहीं ये क्या है। जब मैं 20-20 नंबर वाले लेके आऊँगा तब आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है ना। अब तो बस वैसे ही पढ़ लो आप। अंधकार और प्रकाश एकांकी का केंद्रीय विषय क्या है? तो यह एकांकी सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों पर तीखा व्यंग्य है। इसमें एक अंधविश्वासी परिवार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे अज्ञानता और अंधकार मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और उसके जीवन को दुखमय बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकांकी का शीर्षक अंधकार और प्रकाश क्यों रखा गया है? तो शीर्षक एकांकी के केंद्रीय संघर्ष का प्रतीक है। अंधकार अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का प्रतीक है, जबकि प्रकाश ज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। एकांकी में अंधकार और प्रकाश के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है, जहाँ अंततः प्रकाश की विजय होती है। एकांकी में धर्म की क्या भूमिका है? तो एकांकी में धर्म को एक आडंबर और अंधविश्वास के रूप में दिखाया गया है, जिसका उपयोग स्वार्थी लोग अपने लाभ उठाने के लिए करते हैं। यह धर्म के वास्तविक स्वरूप के बजाय उनके विस्तृत रूप को दिखाता है, विकृत रूप को, जहाँ लोगों को तर्कहीन बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदय शंकर भट्ट ने इस एकांकी के माध्यम से समाज पर क्या संदेश दिया है? तो भट्ट ने इस एकांकी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें अंधविश्वासों और आडंबरों को छोड़कर ज्ञान और तर्क के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि केवल ज्ञान का प्रकाश ही समाज से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, एकांकी में चित्रित ज्योतिषी का चरित्र क्या दर्शाता है? तो एकांकी में ज्योतिष का चरित्र स्वार्थी और पाखंडी है। वह लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर धन कमाता है। वह ज्ञान और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करता है। वह समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में विषय वस्तु क्या है? तो यह एकांकी आधुनिक समाज में धन संपत्ति के महत्व और मानवीय भावनाओं के प्रति उसकी अपेक्षा को दर्शाती है।
इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी है जहाँ एक बीमार बच्चे की जान बचाने के बजाय परिवार के सदस्य पैतृक संपत्ति के लालच में उलझे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, एकांकी का शीर्षक लक्ष्मी का स्वागत क्यों रखा गया है? तो शीर्षक व्यंग्यात्मक है। एकांकी में लक्ष्मी धन संपत्ति का स्वागत करने के लिए परिवार के सदस्य एक बीमार बच्चे की उपेक्षा करते हैं। वे बच्चे की जान बचाने की बजाय संपत्ति पर अपना हक जताने में लगे रहते हैं। यह शीर्षक धन के प्रति लालच और मानवीय संवेदनाओं का पतन को दर्शाता है। भैया आज परेशानी कर रही होगी आपको। एकांकी में बच्चे की क्या भूमिका है? तो एकांकी में बच्चा केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, प्रेम और संबंधों का प्रतीक है। बच्चे की बीमारी और मृत्यु परिवार के सदस्यों के लालच और अमानवीयता को उजागर करती है। उसकी मृत्यु धन के लालच में मानवीय मूल्यों की मृत्यु का प्रतीक है। एकांकी में डॉक्टर का चरित्र क्या दर्शाता है? डॉक्टर का चरित्र इस अमानवीय माहौल में विवेक और मानवीयता का प्रतिनिधित्व करता है। वह परिवार के सदस्यों को बार बार बच्चे की गंभीर स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर का चरित्र आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों के अभाव को उजागर करता है। यानी कि डॉक्टर बताता है कि भाई दिखाओ दिखाओ, वो दिखाते नहीं है, बच्चा मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपेंद्र नाथ अश्क ने इस एकांकी के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो अश्क ने इस एकांकी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि धन का लालच मनुष्य को इतना स्वार्थी और निर्दयी बना देता है कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति भी संवेदना खो देता है। उन्होंने दिखाया कि मानवीय मूल्य धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा पैसा नहीं होता है ना, मानव भी कुछ होता है, यही दिखाना चाहते हैं एकांकी के माध्यम से। हरी घास पर घंटे भर और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में क्या भिन्नता है? तो हरी घास पर घंटे भर एकांकी मनोवैज्ञानिक है जो संबंधों के खोखलेपन पर केंद्रित है। लक्ष्मी का स्वागत सामाजिक यथार्थवादी है जो धन के लालच और मानवीय मूल्य के पतन पर व्यंग्य करती है। एक एकांकी आंतरिक द्वंद्व पर है तो दूसरी सामाजिक विसंगति पर आधारित है। यानी कि एक तो मनोवैज्ञानिक है, दूसरा समाज पर आधारित है कि समाज कैसा हो गया है अपना। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, उदय शंकर भट्ट को किस प्रकार के एकांकी के लेखन के लिए जाना जाता है? तो उदय शंकर भट्ट को सामाजिक यथार्थवादी और सुधारवादी एकांकी के लेखन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी एकांकियों में समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और समस्याओं को उजागर किया है। उनके समाधान के लिए संदेश दिया गया है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकियों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो अश्क की एकांकियाँ सामाजिक यथार्थवाद, तीखे व्यंग्य, मनोविज्ञान, गहराई और सहज भाषा के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी एकांकियों में मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों और समस्याओं को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एकांकियों में कौन सी एकांकी आधुनिक जीवन की अकेलापन को दर्शाती है? हरे घास पर घंटे भर एकांकी आधुनिक जीवन के अकेलेपन और संबंधों के खोखलेपन को सबसे अधिक दर्शाती है। इसके पात्र एक साथ होते हुए भी अकेले हैं, उनके बीच कोई सच्चा भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। हरे घास रे घंटे भर। अरे भाई, लक्ष्मी का स्वागत में कौन सा पात्र सबसे अधिक स्वार्थी है? तो एकांकी में सबसे अधिक स्वार्थी पात्र बच्चे का ताऊ है। भाई ताऊ स्वार्थी है? तो भाई हाँ, ताऊ स्वार्थी है इस एकांकी में। वह अपने भाई की मृत्यु का बेसब्री से इंतजार करता है ताकि उसे पैतृक संपत्ति मिल सके। वाह भाई वाह। वह बच्चे की बीमारी और उसके पिता की पीड़ा के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है, कब्जे में लेना चाहता है वो। इन एकांकियों के माध्यम से समाज पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? तो इन एकांकियों ने समाज को उसकी कमियों और बुराइयों के प्रति जागरूक किया है। अंधकार और प्रकाश ने अंधविश्वासों को चुनौती दी है। लक्ष्मी का स्वागत ने धन के लालच पर प्रहार किया है। हरे घास पर घंटे भर ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों को उजागर किया है।
अंधकार और प्रकाश में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इस एकांकी में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि संदेश सीधे दर्शकों तक पहुंच सके। भाषा में व्यंग्य और कटाक्ष का भी समावेश है जिससे एकांकी का उद्देश्य अधिक प्रभावशाली बन सके। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या हरी घास पर घंटे भर में कोई नाटकीय घटना है? इस एकांकी में कोई बड़ी नाटकीय घटना नहीं होती। इसका नाट्यता पात्रों के मन में चल रही आंतरिक द्वंद्व, उनके अधूरे संवादों और उनके बीच की चुप्पी में निहित है। यह एकांकी बाहरी क्रियाओं के बजाय मानसिक स्थितियों पर अधिक केंद्रित है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मंचन की दृष्टि से क्या महत्व है? तो यह एकांकी अपनी सीधी और प्रभावशील कहानी के कारण मंचन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित है और संवाद भी सरल है जिससे इसे आसानी से मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मंचन समाज में जागरूकता फैलाता है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, एकांकी में प्रतीकवाद का क्या महत्व है? आँख थोड़ी सी मेरे को थोड़ा हल्का कम दिखाई देने लगा है ना। एकांकी में प्रतीकवाद का महत्व बहुत अधिक है। ये नहीं कि वैसे दिखने लगा है, बस वीडियो बना रहा हूँ ना ज़्यादा देर, तब ऐसा हो गया, वरना तो सही दिखता है भगवान की दया से। आँख तो सही है, हाँ भाई सही होनी चाहिए, नज़र मत लगा देना। हरी घास, अंधकार, प्रकाश और लक्ष्मी जैसे प्रतीक एकांकी के संदेश को अधिक गहरा और प्रभावशाली बनाते हैं। वे केवल शब्द न होकर एकांकी के केंद्रीय भाव को व्यक्त करते हैं। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब वो 20-20 नंबर वाले 20 क्वेश्चन हो जाए ना, तब अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी मेरे हिसाब से। और आप अच्छे से देखना इनको। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद। और बाकी के सब्जेक्ट कौन कौन से बच्चे हैं वो बताना ताकि अच्छी तैयारी हो जाए आपकी। टेक केयर, बाय बाय।